सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने लास्ट क्लास में अपना कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन यानी कि चालन, संवहन और विकिरण की प्रक्रिया पढ़ ली थी। किस तरीके से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, यानी कि किस तरीके से हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है। ये तीन ही मोड हमारे होते हैं, चाहे उसे कंडक्शन कहिए, कन्वेक्शन कहिए या रेडिएशन कीजिए। अब हम बात करेंगे आगे और हम बढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या होती है, यानी कि जल चक्र के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं क्या है वाटर साइकिल, यानी कि क्या है जल चक्र। तो देखिए, वाटर साइकिल आप लोगों ने बहुत बचपन में भी सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी, है ना। कई बार आप लोगों ने इसके बारे में आप देखते ही हैं, बरसात के टाइम भी आप देखते हैं और जनरल एक फिनोमिना भी है जो हमें पता भी है बचपन से, पर फिर भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। You have also learned in grade 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्रियोसिटी, यानी कि क्रियोसिटी बुक में आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ा होगा दैट वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट इन नेचर, यानी कि जो पानी है वो हमारे वातावरण में या हम कह सकते हैं हमारी प्रकृति में तीन अवस्थाओं में रहता है ना। आप सभी जानते हैं जो पानी है वो तीन स्टेट में रहता है। जैसे लिक्विड स्टेट में रहेगा तो कहाँ रहेगा लिक्विड में, यानी कि तरल रूप में कहाँ रहेगा, तरल रूप में रहेगा वो ओशंस में, समुद्र में पानी है। रिवर पानी है ना, नदियों में पानी है। लेक जो भी झील है उनमें पानी है। एज अ सॉलिड ठोस अवस्था में रहता है। किस में रहता है ठोस अवस्था में, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, बर्फ बन के पानी जो है वो ठोस अवस्था में रहता है। आइस शीट आप कह लीजिए, जो बर्फ की चादरें होती हैं उसमें हमारा ये स्टोर रहता है, कैसा, सॉलिड फॉर्म में। एंड ग्लेशियर ग्लेशियर की फॉर्म में रहता है। कहाँ, इन द माउंटेन्स, माउंटेन में। एंड द पोलर रीजन, और साथ साथ में पोलर रीजन में भी ये रहता है। पोलर रीजन यानी कि जहां पर पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पर ये बर्फ की चादरें होती हैं। तो वहां पर जो बर्फ रहती है या आप कह सकते हैं पानी रहता है वो ठोस अवस्था यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में रहता है। फिर तीसरी बात की जाए, गैस अवस्था में भी रहता है। तो गैस अवस्था में पानी कहाँ मिलेगा, वाटर वेपर, वाष्प बन के रहेगा अर्थ यानी कि पृथ्वी के वातावरण में। ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मियों में सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू द सन रेडिएशन एंड फ्लोज डाउन एज अ रिवर्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशंस। अब गर्मियों में क्या होगा, जब गर्मियों में धूप पड़ेगी, धूप यानी कि सूर्य से आने वाली विकिरण इस बर्फ पे पड़ेगी तो ये बर्फ पिघलने लगेगा, है ना। आपको पता है गर्मी से बर्फ पिघलता है, यानी कि जब धूप इस पे पड़ेगी तो ये पिघलने लगेगा और ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के बाद ये जो पानी है, यानी कि ये जो ग्लेशियर में सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जो ग्लेशियर थे ना उनमें ठोस अवस्था में बर्फ थी, है तो वो पानी। अब वो पिघली तो क्या बन गई, पानी। अब वो पानी कहाँ बहता हुआ जाएगा, वो नदियों के रूप में वो बहता हुआ जाएगा और कहाँ मिल जाएगा लास्ट में, अंततः वह ओशन यानी कि आपके, आप कह सकते हो समुद्र में जाके ये मिल जाएगा। सो द मेल्टेड आइस इज रेप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर। तो जो मेल्टेड आइस है उसके बाद क्या होगा, अब जो आइस तो बह गई, सारा बर्फ तो पिघल गई। अब अगर बर्फ पिघल गई तो उसकी जगह किसने ली, वहां पे तो खाली हो गया। तो वहां पर क्या होगा, जब आइस मेल्ट हो चुकी होगी यानी कि बर्फ पिघल चुकी होगी तो फिर से दोबारा बारिश होगी, यानी कि स्नो होगा, और स्नो होने के बाद फ्रेश स्नो पर गिरेगी, बर्फ पड़ेगी, एकदम ताजी ताजी बर्फ पड़ेगी। और ताजी ताजी जो बर्फ है ये क्या करेगी, ये फिर से हमारे ग्लेशियर पे जो बर्फ पिघली थी उसको रेप्लेनिश कर देगी, उसको फुलफिल कर देगी, उसको दोबारा से पूरा कर देगी, यानी कि दोबारा से भर देगी। तो हुआ क्या, बर्फ था, बर्फ पिघला, बना पानी, पानी बन के गया ओशंस में यानी कि समुद्र में। अब जहां पर बर्फ थी वहां तो खाली हो गया क्योंकि वो तो पानी बन के बह गया। तो उस जगह पर क्या हुई, उस जगह पर बर्फबारी हुई, यानी कि वहां से क्या गिरा, बर्फ हुई। दोबारा से नई एकदम फ्रेश बर्फ गिरेगी, एकदम ताजी बर्फ गिरेगी पहाड़ों में, और दोबारा से रेप्लेनिश हो जाएंगी मेल्टेड आइस, यानी कि जो भी आइस वहां से पिघली थी वो दोबारा रेप्लेनिश हो जाएंगी, भर जाएंगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे।
वाटर इन द ओशन, river and lake get heated due to sun and as a result it evaporate as a water vapor. तो जो पानी है वो पानी क्या करता है, वो ओशन में चले जाता है। अब भाई बर्फ बहने के बाद सारा पानी कहाँ आ गया, नदियों में आ गया, या फिर कहाँ आ गया, ओशंस में आ गया, यानी कि समुद्र में आ गया। अब होगा क्या, जब धूप पड़ेगी दोबारा से तो जो भी पानी नदियों में है या समुद्र में है वो हीट अप होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के कारण वो क्या करेगा, इवोपरेट होने लगेगा, यानी कि वाष्प बनेगा, और वाष्प बन के वो क्या करेगा, आसमान में फिर वापस चला जाएगा ना, स्काई में चले जाएगा, यानी कि बादलों में चले जाएगा। तो वाटर ऑल्सो इवोपरेट्स फ्रॉम ट्री एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। और कुछ पानी क्या होता है, जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं छोटे छोटे, ये ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया करते हैं, और इस ट्रांसपीरेशन से भी, यानी कि इनकी पत्तियों से या फिर इनके स्टेम से बेसिकली ये कहाँ चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है पानी। तो यहाँ से भी क्या होता है, पानी जो है वो बादलों में चला जाता है वाष्प के रूप में। सो व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप, जब धीरे धीरे ये वाष्प जो है राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है, इट कूल्स डाउन, ये ठंडा होना शुरू करता है, एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, और धीरे धीरे ठंडा होके कंडेंस यानी कि इसका संघनन होता है, और ये बादल के रूप लेते रहते हैं। क्या आप कह सकते हो, कूल डाउन एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, थोड़े बादल बनाएगा और कुछ बादलों के अंदर ये स्टक इन हो जाएगा, फंस जाएगा, और जब बारिश होगी तो ये सारा का सारा पानी वापस जमीन की तरफ आएगा। अब बारिश ही नहीं होती, कहीं कहीं ओले गिरना होता है, बर्फ भी गिरती है, तो कंडेंस किस तरीके से हुआ है उस तौर पे ये पानी बनके, बर्फ बनके, ओले बनके जमीन की तरफ गिरना शुरू करेगा, और इस प्रक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जब वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प ठंडा होगा तो ये कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद ये बादल बनाएगा, बादल बना के ये सारे बादल क्या करेंगे, धरती की तरफ गिरना शुरू करेंगे, या फिर ये बादल में जो भी पानी भरा है, या आप कह सकते हो स्नो भरा है, रेन भरी है, हेल भरा है, कुछ भी है, ये कंडेंस होके नीचे गिरना शुरू करेगा और प्रेसिपिटेशन बनेगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे सारे के सारे जितना भी पानी हमारे बादलों में था, अब ये धरती पर वापस लौट गया। तो आपने देखा होगा पानी जो है वो धरती से ऊपर जा रहा है, फिर वहां पे कंडेंस होकर धरती पर वापस आ जा रहा है, यानी कि पानी क्या कर रहा है, एक साइकिल, एक चक्र बना रहा है, कि जमीन से यानी कि धरती से आसमान में जाएगा, आसमान से फिर धरती पे आएगा, जमीन, इस तरीके से एक चक्र यहाँ पर बनेगा, यानी कि धरती से आसमान पर, आसमान से धरती पर, धरती से आसमान पर, आसमान पे धरती पर। तो इस तरीके का जो ये चक्र बन रहा है, जो ये साइकिल बन रही है, इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर क्या हुआ, पानी जो है धरती से वापस आसमान पे गया और आसमान से वापस धरती पे आया। सो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, जो ये निरंतर पानी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड एज वाटर वेपर, ऊपर की ओर जल वाष्प के तौर पे, एंड डाउनवर्ड थ्रू द प्रेसिपिटेशन, और नीचे पृथ्वी की ओर आना, यानी कि प्रेसिपिटेशन द्वारा नीचे आ जाना सारा पानी, पासिंग थ्रू सॉइल, मिट्टी से पास होता है, रॉक्स यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों से पास होता है, एंड प्लांट्स, पेड़ों से पास होता है, एंड फाइनली रिटर्न टू वाटर बॉडीज, और फिर ये क्या करता है, यहाँ से पास होके वाटर बॉडीज यानी कि सीधे क्या आ जाता है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जैसे नदी है, तालाब है, ओशंस है ना, सी, इनमें ये पानी वापस आ जाता है। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, यानी कि मूवमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है पानी, इवोपरेट होके जा रहा है, वाष्प बन के आसमान में बादल बन जा रहा है, फिर बादल वहां से प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, पानी को वापस नीचे धरती पर भेज रहे हैं, धरती पे नीचे वापस आएगा सॉइल यानी कि मिट्टी होगी, रॉक्स होगी, है ना, प्लांट्स होंगे, ये धीरे 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 ये सारी चीजें यहाँ पर ये क्या करेगी, इन सारे पानी को वापस वाटर बॉडीज में भेज देगी, और इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। दस द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लेनिशिंग
वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। तो वाटर साइकिल क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, यानी कि पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, दोबारा से वितरण करेगी। रेप्लेनिश करेगी, यानी कि जो पानी खत्म हो चुका है किसी स्थान में वापस इसको दोबारा से भर देगी। जैसे रिवर से पानी गया तो पानी कंडेंस हुआ, बर्फ बना या पानी जो भी बना, मतलब पानी जो है बादल बन गया। अब वापस वर्षा हुई तो ये फिर से क्या होगा, धरती पे आएगा, तो रिवर का पानी फिर से मिल जाएगा, लेक्स यानी कि समुद्र में या फिर झीलों में पानी दोबारा से मिल जाएगा। सो इट ऑल्सो सर्व्स टू कवर द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। और ये यहाँ पे क्या करता है, कंजर्व करता है, जितना भी पानी हमारे पृथ्वी पे है उसको संरक्षित करता है। रेन वाटर दैट फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्लोज इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन एंड सीप्स इनटू द ग्राउंड। जो भी बारिश या वर्षा का पानी है हमारी पृथ्वी पे गिरता है तो वो पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में, लेक्स झीलों में, रिवर्स नदियों में, और ओशंस यानी कि समुद्र में जाके बच जाता है। अब कुछ इसमें से क्या होता है, जो हमारी धरती पे गिरता है वो धरती के अंदर समा जाता है, रिस जाता है, सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर उनका रिसना हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे। नोआ साइंटिस्ट Vara Mihira was an astronomer and a mathematician of 6th century CE in Ujjaini, मॉडर्न डे उज्जैन। तो वारा मिहिरा जो एक साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ये 6th सेंचुरी यानी कि 6ठी शताब्दी, उज्जैन की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, इन हिज वर्क बृहद संहिता, उन्होंने एक मेथड दिया जिसमें सीजनल रेनफॉल को प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि उन्होंने अपनी एक काम किया, बुक लिखी बृहद संहिता, और बृहद संहिता में उन्होंने ये बताया कि प्रिडिक्शन कैसे होती है सीजनल रेनफॉल की, यानी कि जो वर्षा होती है सीजन में वो कैसे आप प्रिडिक्शन करेंगे। सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, उन्होंने बताया क्या बादल बनने हैं, कैसे बादल बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, विंड पैटर्न यानी कि हवा का जो पैटर्न है वो हमें बताया। पोजीशन ऑफ स्टार यानी कि तारों की जो स्थिति है वो बताई, चंद्रमा की स्थिति बताई, और नेचुरल फिनोमिना के बारे में इन्होंने बताया। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गहन अध्ययन किया इसके ऊपर, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, और इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर पूरा गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये देखा कि कैसे सीजनल रेनफॉल आता है, यानी कि वर्षा जो होती है ना सीजन में, वो किस तरीके से होती है, वो किन किन फैक्टर्स यानी कि किन किन चीजों पर निर्भर करती है। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, बादल का निर्माण कैसे होता है, विंड का पैटर्न क्या होता है, क्या तरीका होता है हवा बहने का, पोजीशन ऑफ स्टार्स क्या होता है, तारों की स्थिति क्या होती है, और चंद्रमा की स्थिति कैसे देखी जाती है, और नेचुरल फिनोमिना और भी प्राकृतिक इन्होंने फिनोमिना देखे, यानी कि प्राकृतिक रूप से इन्होंने और भी क्या देखी चीजें यहाँ पर देखी। सो यू हैव सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हैंडपंप, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है पानी जो है वो हैंडपंप से निकाल रहे हैं, है ना। अब ये यहाँ जो है ये सवाल ये है कि दिस वाटर हैज स्टेप्ड इनटू द ग्राउंड, ये गया कहाँ से। तो भैया जो वाटर जो कुआं बना तो वाटर ने सीपिंग हुआ, यानी कि पानी का रिसना हुआ, और ये पानी रिस के कहाँ गया, ग्राउंड में गया, और तब वहां पे कुआं बनाया जाता है जहां पर पानी होता है। ठीक है, तो सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ, किस तरीके से पानी जो है रिस जाता है, सोख लिया जाता है पृथ्वी द्वारा। सो इसको समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, टेक 3 ट्रांसपेरेंट यूज्ड प्लास्टिक बॉटल लीटर 1 कैपेसिटी, यानी कि आपने क्या करना है 3 लीटर की 3 बोतलें लेनी है, यानी कि 1-1 लीटर की 3 बोतलें ले ली, और अब आपको क्या करना है इनको काट देना है बीच से। ठीक है, इन्हें बीच से काट देना, यूज्ड प्लास्टिक बॉटल लेना, मिड से काट देना, और इनके ऊपर जहां पर ढक्कन है उसको उल्टा करके ढक्कन लगा देना, है ना, मतलब ढक्कन लगा देना। तो ढक्कन लगा के आपने क्या किया, बीच से काटा और इनको उल्टा कर दिया। अब आपने क्या करना है, जहां पर ढक्कन लगा है वहां पे एक छोटे छोटे होल्स कर देना, छोटे छोटे छेद कर देना, यानी कि एक छेद आपने यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, 3 छेद कर दिए तीनों में।
पहले वाले में भरी आपने क्ले यानी कि मिट्टी, दूसरे वाले में भरी आपने सैंड यानी कि रेत, और तीसरे में ग्रेवल भर दिए, बड़े बड़े पत्थर भर दिए। ठीक है, कीप देम इन्वर्टेड, उल्टा कर दे, पुट सम क्ले इन वन बॉटल, एक के अंदर क्ले डाल दे, कुछ में सेकंड में सैंड डाल दे, दूसरी बोतल के अंदर आपने रेत भर देनी है, और तीसरे में ग्रेवल यानी कि थोड़े बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपने भर देने हैं। तीनों के तीनों आइडेंटिकल बीकर को आपने क्या किया, उल्टा घुमाया, और यहाँ पर आप क्या करें, 200 ml पानी डाले हर एक बॉटल के ऊपर, यानी कि यहाँ पर भी पानी डाले, क्ले वाले जार पे, मिट्टी वाले जार पे भी डाले, और सैंड वाले जार पे भी यहाँ पर क्या करें, पानी डाले। प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर बिलो ईच अदर, और यहाँ पर क्या करें, आपको 3 बीकर रख देने नीचे इन बॉटल में, जहाँ पे आपने ढक्कनों में छेद किया उसके नीचे आपने 3 क्या रख देने, कंटेनर रख देने छोटे छोटे, जहाँ पे अगर मतलब पानी यहाँ ऊपर से आए तो ये भरा जा सके। ठीक है, तो 200 ml वाटर सब पे डालना। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ईच बॉटल, अब आपने देखना है किस में ज्यादा पानी आ रहा है, कितना आ रहा है और कब तक आ रहा है। ठीक है, आपने तीनों के तीनों को 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया, यानी कि तीनों में आपने 200 ml पानी डाला, और 10 मिनट तक आप यहाँ पर क्या हुए, रुके रहे इस पानी को, इस क्ले, सैंड या ग्रेवल, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी, रेत या बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर से, उनसे पार होने में। अब आपने कंपेयर किया, यानी कि आपने तुलना करनी है कि किसमें पानी ज्यादा आया और किसमें कम आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे सीपेज ऑफ वाटर, यहाँ पर इसको समझेंगे। तो पहले वन में क्ले था, दूसरे वाले में सैंड था, तीसरे में ग्रेवल था, तो आप बताएं किसमें सबसे तेज आया। फिर आपको अपनी प्रेडिक्शन मैच करनी है। तो आप देखोगे जो ओपन स्पेस थे ग्रेवल में, है ना, ग्रेवल के बीच में क्या होता है, छोटी छोटी जगह होती है भरी हुई, तो पानी बहुत आसानी से आया, है ना। तो यू में ऑब्जर्व दैट वाटर सी फास्टर थ्रू ग्रेवल, ग्रेवल में सबसे तेज पानी आएगा, सैंड में थोड़ा कम जाएगा, और सबसे कम क्ले में जाएगा, मिट्टी में तो बिल्कुल ही कम जाएगा। कारण क्या है, देखो कारण यह है कि जो सैंड और क्ले है उनके पास थोड़ा सा क्या है, कम गैप है, और जो ग्रेवल है यानी कि जो कंकड़ थे उनके पास ज्यादा गैप है। गैप ज्यादा होने के कारण पानी इन गैप में यानी कि इन कोनों में घुस जाएगा और सीधे रिस्क के नीचे निकल जाएगा। जबकि अगर बात करें, hence water can seep through the gravel more easily. In this way water seep beneath the surface of earth. तो ग्रेवल होंगे, बड़ी बड़ी मिट्टी और कंकड़ के पत्थर होंगे जमीन में, तो जमीन में भी यानी कि पृथ्वी में भी ये पानी रिस जाएगा और अंदर स्टोर हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो यह प्रक्रिया जिसमें जो पानी होता है, सरफेस वाटर जो होता है, वो कहाँ करे, वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, ग्रेवल यानी कि बड़े बड़े मिट्टी पत्थर से, उसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। वाटर कैन इन्फिल्ट्रेट मोर रीडली इफ द स्पेस बिटवीन द सॉइल एंड रॉक पार्टिकल आर वाइडर। वही वो कह रहा है कि अगर मिट्टी और पानी के, मिट्टी और पत्थर के बीच थोड़ा गैप ज्यादा होगा तो पानी जल्दी से जल्दी सोख लिया जाएगा, रिस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था वाटर दैट सीव्स थ्रू गेट स्टोर इन अ पोर्स स्पेस ऑफ सेडिमेंट एंड ओपनिंग इन रॉक बीनीथ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो जो वाटर यहाँ से निकल जाएगा उसको स्टोर किया जाता है पोर स्पेसिस में, एक स्पेस होता है, और उस स्पेस में पानी को जब इकट्ठा करेंगे तो उस पानी को हम ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल कहते हैं। द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट रॉक्स द स्टोर वाटर इन द पोर आर कॉल्ड एक्विफायर्स। और जो ये अंडरग्राउंड लेयर होती है जिसमें ये मिट्टी जमी होती है, सेडिमेंट्स होता है, रॉक होता है, जो पोर्स के साथ वाटर इन पोर्स में होते हैं, उनको एक्विफायर्स कहते हैं, यानी कि पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वो एक्विफायर्स में होता है। दिस इज द वाटर This is the water we extract by digging well and drill bore well into aquifer। तो जब हम क्या करते हैं, कुआं खोदते हैं या हैंडपंप लगाते हैं या बोरवेल लगाते हैं ना, तो बोरवेल वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक गड्ढा खोदेंगे, यहाँ तक हम क्या करेंगे, जो भी पानी एक्विफायर में इकट्ठा है, इस पानी को हम क्या करते हैं, 100 मीटर नीचे होता है ये धरती के, इसको खोद के ये पानी को ड्रैग आउट कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बारिश हुई, देखो ये पानी बहता हुआ आया, वेल था, ये पानी जमीन में रिसा, बड़े बड़े पत्थर थे, और ये पत्थर बन के नीचे क्या हुआ, एक्विफायर बन गया, पानी जम गया। इस पानी को जब हम वापस बाहर निकालेंगे तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे बोरेक्स बन जाएगा या हैंडपंप बन जाएगा, इस फॉर्म में हम इन्हें वापस निकाल सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो एक्विफायर से सारा का सारा पानी जो होता है वो क्या होता है, वो धरती के अंदर जो जमा होता है वो एक्विफायर होता है। फिर हम ट्यूबवेल लगाते हैं या बोरेक्स लगाते हैं, और उससे ट्यूब बोरेक्स भी बोलते हैं, उनसे हम इन पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि एक्विफायर यानी कि धरती के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, जो रेन के थ्रू कलेक्ट हुआ है, वो हम बाहर निकाल के यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।